वैसे तो आपने कई तरह के एसी को चलते हुए देखा होगा, जैसे विंडो एसी है, पोर्टेबल एसी है और स्प्लिट एसी है। अगर बात करते हैं कि विंडो और पोर्टेबल एसी की, तो विंडो और पोर्टेबल एसी में जितने भी उसके मेजर कंपोनेंट होते हैं वो सारे एक ही यूनिट के अंदर कवर्ड होते हैं। स्प्लिट एसी में 2 यूनिट होते हैं। जो रूम के अंदर लगता है उसको इंडोर यूनिट बोलते हैं, जो रूम के बाहर लगता है उसको आउटडोर यूनिट बोलते हैं। तो आज इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि एसी की जो फंक्शनिंग है, जो मेजर कंपोनेंट है वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, और एसी का जो रेफ्रिजरेंट होता है वो किस तरह से रेगुलेट होता है इस पूरी प्रोसेस में, जिससे कि एक एसी कूल हवा देने में हमें सक्षम होता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर हम मेजर कंपोनेंट की बात करते हैं कि एसी में कौन कौन से होते हैं, तो वो कुछ इस तरह से होते हैं: इवापोरेटर, ब्लोअर, कंडेंसर, कंप्रेसर, फैन, फिल्टर, थर्मोस्टेट और एक्सपेंशन वाल्व। सबसे पहले हम बात करते हैं इवापोरेटर की। इवापोरेटर क्या होता है, किस तरह से काम करता है और ये कहाँ पर होता है। इवापोरेटर जो होता है वो इंडोर यूनिट में होता है। इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट जो होता है एसी का, वो लिक्विड फॉर्म में रन करता है। लिक्विड फॉर्म में जब ये रन करता है तो इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है कंपेयर टू रूम टेम्परेचर। तो इसमें जब जो भी इसके इवापोरेटर कूलिंग कॉइल्स होते हैं, ये जब पिक करते हैं रूम की हीट एयर को, तो ये हीट एयर को जब पिक करते हैं तो उसको कन्वर्ट करने में सक्षम होते हैं और कन्वर्ट करते हैं कूल एयर में। इस प्रोसेस के दौरान जितनी भी हीट कलेक्ट होती है रेफ्रिजरेंट के द्वारा, जो कि कोल्ड टेम्परेचर में होता है, उस हीट को कलेक्ट करने के बाद रेफ्रिजरेंट एसी का कन्वर्ट हो जाता है फिर से वेपर्स में, और ये फिर से आगे जाता है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, रेगुलेट होता है, जहां पर होता है कंप्रेशर। अब अगर बात करें कि कंप्रेशर ये किस तरह से काम करता है, तो कंप्रेशर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट जो होता है एसी का, उसको हैंडल करता है और उसको जब पिक करके कंप्रेस करने का काम करता है, तो जो रेफ्रिजरेंट होता है उसके लो प्रेशर को कन्वर्ट करता है ये हाई प्रेशर में। जब रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर में कन्वर्ट होती है तो इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है और फिर ये रेगुलेट होती है फिर से नेक्स्ट स्टेप के लिए, जहां पे होता है कंडेंसर। कंडेंसर आपने देखा होगा बेसिकली लगा होता है आउटडोर यूनिट में। आउटडोर यूनिट पे जहां पर भी होता है, कमरे के बाहर, घर के बाहर जहां पर भी लगा होता है, तो उसके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो कंडेंसर का काम होता है, कंडेंसर जितनी भी हीट होती है, रेफ्रिजरेंट की जितनी भी हीट होती है, उस हीट को कलेक्ट करता है और बाहर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में उसको निकालने का काम करता है, जिसमें उसकी हेल्प करता है कंडेंसर के पास लगा हुआ फैन। वो फैन धीरे धीरे, आपने देखा होगा कि एक फैन लगा होता है और वो चलता रहता है धीरे धीरे, और जितनी भी हीट कलेक्ट की जाती है कंडेंसर के द्वारा, कंडेंसर कॉइल्स के द्वारा, वो बाहर एटमॉस्फेयर में उसको धीरे धीरे निकालता रहता है। यहीं पर रेफ्रिजरेंट जो होता है वो कन्वर्ट होता है फिर से लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद फिर से वो रेगुलेट होता है नेक्स्ट स्टेप के लिए। अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से आता है एक्सपेंशन वॉल्व। एक्सपेंशन वॉल्व जो कि बहुत ही मेजर कंपोनेंट होता है। एक्सपेंशन वॉल्व का काम होता है रेफ्रिजरेंट के हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करना, उसके साथ साथ उसके फ्लो को भी रेगुलेट करता है इवापोरेटर में। जैसा कि मैंने अभी अपनी इस वीडियो पे आपको बताया था कि इवापोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट होता है वो रेगुलेट होता है लिक्विड फॉर्म में, तो एक्सपेंशन वाल्व ही उसके फ्लो को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करने का भी काम करता है, जिसमें रेफ्रिजरेंट जो होता है वो बहुत ही ठंडे फॉर्म में होता है, जो बहुत ही टेम्परेचर कम होता है उसका कंपेयर टू रूम टेम्परेचर। ब्लोअर बेसिकली इंडोर यूनिट में होता है, और ब्लोअर का जो काम होता है, जितनी भी कूल एयर कन्वर्ट की जाती है इवापोरेटर कूलिंग कॉइल्स के द्वारा, उस कूल एयर को पूरे रूम में इक्वल क्वांटिटी में स्प्रेड करने का काम करता है, जिससे कि पूरे रूम में आपको एक डिजायर कूलिंग टेम्परेचर इक्वली मिल सके। फिर इसके बाद बात करते हैं थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट किस तरह से काम करता है। एसी में जितना भी टेम्परेचर आप सेट करते हैं, मान लीजिए आपने 22 टेम्परेचर सेट किया और एसी ने उस टेम्परेचर को पूरे रूम में मेंटेन कर दिया और इसके बाद वो ट्रिप हो जाता है, तो थर्मोस्टेट ही पूरे रूम में कूलिंग टेम्परेचर को मेंटेन होने के बाद एसी की कूलिंग को कट करने का काम करता है। अगर इस तरह से ये काम नहीं करता है तो जितने भी इवापोरेटर कूलिंग कॉइल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि एसी में चलते चलते धीरे धीरे आइस फ्रीज होने लगती है। वो यही रीज़न होता है कि जब एसी की कूलिंग कट नहीं होती है, डिजायर्ड कूलिंग टेम्परेचर जो भी आपने सेट किया हुआ होता है, तो वहाँ पे आइस फ्रीज होने लगती है। तो बेसिकली अगर हम ये भी कह सकते हैं कि थर्मोस्टेट एक तरह से जब रूम की जो डिजायर्ड कूलिंग टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के बाद एसी की कूलिंग को बंद कर देता है, कट कर देता है, और एसी
जब दोबारा से फिर रिस्टार्ट होता है जब कूलिंग जो कमरे का टेम्परेचर होता है जब वो बढ़ जाता है। अगर हम इसी के साथ बात करें कि टनेज क्या होता है, किसी भी एसी को, वो चाहे विंडो हो या स्प्लिट, उसको टनेज से ही क्यों मेज़र करते हैं? तो हम टनेज से इसलिए मेज़र करते हैं, टनेज का मतलब हो गया कि अगर 1 टन आइस ले करके हम रूम में रखें, उस आइस से जितनी भी कूलिंग हमको मिलेगी उतनी ही कूलिंग 1 टन का एसी हमको देने में कैपेबल होगा। जबकि देखा जाए तो एसी का कोई वेट इस तरह से नहीं होता है कि उसका वेट 1 टन हो, या 1.5 टन का एसी अगर लेते हो तो उसका वेट 1.5 टन हो, या 2 टन का एसी हो तो उसका वेट 2 टन हो। इसी वजह से हम एसी को मेज़र करते हैं टनेज में। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जितनी भी वीडियो अपडेट हो वो आप तक पहुंच सके, आप तक आपको मिल सके। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।